ओके, हमारा लेबर चल रहा था। लेबर में अब आगे का टॉपिक देखते हैं, पेरोल प्रोसीजर। पेरोल मतलब क्या होता है? सैलरी का पेमेंट, वेजेस का पेमेंट। तो वो पेमेंट कैसे होता है उसका प्रोसीजर अभी हम समझेंगे। तो ये चार्ट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है कि हमने देखा हमारे पास एक टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट होता है जो रिकॉर्ड करता है कि एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट था, कितने एब्सेंटिज्म है उसकी, कितना टाइम वो फैक्ट्री में था, मतलब इन टाइम आउट टाइम लिखा होता है। एक दूसरा डिपार्टमेंट होता है हमारा पर्सनल एचआर डिपार्टमेंट, जो कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को या उस इंजीनियर को या उस पर्सन को हमारे कंपनी में हायर करता है। तो एचआर डिपार्टमेंट के पास उसकी सारी डिटेल्स होती है, उसका नाम, पता, ओके, उसका सैलरी क्या डिसाइड हुआ था, सैलरी का स्ट्रक्चर क्या था, बेसिक पे कितना था, उसमें एचआरए कितना था, डियरनेस अलाउंसेस कितना था, ये सारी बातें वो कहाँ, ये किसी पता होती है? पर्सनल डिपार्टमेंट को या एचआर डिपार्टमेंट को। और टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट को क्या पता होता है कि वो कब आया है, कब गया है, उसकी प्रेजेंट डेज कितनी है, कितने एब्सेंटिज्म है उसकी। तो ये दोनों भी डिपार्टमेंट अपना अपना डेटा देंगे किसे? पेरोल डिपार्टमेंट को। किसे देंगे ये लोग? पेरोल डिपार्टमेंट को। और पेरोल डिपार्टमेंट क्या करता है? फिर उसे प्रोसेस करेगा और वेजेस और सैलरी शीट देगा। मतलब वो देखेगा, जैसे कि लिखा है मिस्टर एक्स, जैसे ही लिखा है नाम है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स इस मंथ में कितने दिन आया? 24 डेज। ये कैसे पता चला? ये डेटा किसने दिया? टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट ने, ठीक है। और उसका सैलरी क्या है? 1000 रुपीज़ पर डे। ये डेटा किसने दिया? एचआर डिपार्टमेंट ने। किसे मिला ये दोनों डेटा? ये दोनों डेटा मिला पेरोल डिपार्टमेंट को। किसे मिला? पेरोल डिपार्टमेंट को। देन पेरोल डिपार्टमेंट ने क्या किया? सैलरी शीट निकाली। पेरोल डिपार्टमेंट ने सैलरी शीट निकाली। और सैलरी शीट किसे देगी? ऑब्वियस ही बात है, कॉस्ट डिपार्टमेंट को या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, जिसे पेमेंट करना है। तो कॉस्ट डिपार्टमेंट कॉस्ट में रिकॉर्ड कर लेता है और अकाउंट डिपार्टमेंट उसका पेमेंट करता है। अब मान लेते हैं उसका सैलरी हो रहा है 24 डेज आया है, 1000 रुपीज़ के हिसाब से 24,000 का सैलरी पेएबल आ रहा है। 24,000 का सैलरी पेएबल आ रहा है। लेकिन हम हमारे एम्प्लॉय को पूरा 24,000 नहीं देंगे, उसमें से कटेगा टीडीएस, कटेगा टीडीएस। बाद में उसमें से करेगा प्रोविडेंट फंड का कुछ पैसा कटेगा। उसके बाद में कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ लोन लेते हैं, किसी बैंक से लेते हैं या कंपनी से लेते हैं। तो उस लोन का इंस्टॉलमेंट भी क्या होता है? ये सैलरी में से डिडक्ट होता है। कई बार जैसे कि हम ले रहे हैं एचडीएफसी बैंक से लोन ले रहे हैं, तो बैंक देखता है कि आपको सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो आपको सैलरी मिलती है कहाँ से? आपको सैलरी मिलती है कहाँ से? रौनक लिमिटेड से। तो उस सैलरी जो लोन का रिपेमेंट होगा वो कहाँ से होगा? इस सैलरी में से ही होगा। तो लोन का रिपेमेंट भी, लोन का अमाउंट भी कंपनी डिडक्ट कर लेती है, और जो नेट पेमेंट होता है वो एम्प्लॉयज़ को मिलता है। पेमेंट आफ्टर डिडक्शंस एंड कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। टीडीएस क्या है? डिडक्शन है। पीएफ क्या है? कंट्रीब्यूशन है। लोन क्या है? डिडक्शन है। और जो डिडक्ट हुआ है, जैसे कि टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है वो क्या होगा? डिपॉजिट ऑफ डिडक्शन एंड कंट्रीब्यूशंस। मतलब टीडीएस किसके लिए है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। पीएफ कहाँ जाएगा? ईपीएफओ में जाएगा। लोन कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल पेरोल प्रोसीजर। इसमें 3-4 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। पहला है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, जो टाइम का रिकॉर्ड लेता है कि एम्प्लॉय कब आया, कब गया। दूसरा है पर्सनल डिपार्टमेंट, जिसके पास एम्प्लॉय का डेटा होता है कि इसे क्या रेट से सैलरी पे करनी है। तीसरा होता है पेरोल डिपार्टमेंट, जो सैलरी शीट बनाता है, इस डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके देता है किसे? अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, कॉस्ट डिपार्टमेंट को। फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट सैलरी पे करता है, कैसे? डिडक्शन के बाद में। और जो अमाउंट डिडक्ट करता है वो किसे पे करता है? स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट्स को, बैंक्स को, जिसका भी अमाउंट डिडक्ट किया हुआ है उन्हें, उस कंसर्न डिपार्टमेंट को अकाउंट्स डिपार्टमेंट रिमिट करता है। तो ये था हमारा सिंपल सैलरी का पेरोल प्रोसीजर। अब इसमें देखते हैं अटेंडेंस एंड टाइम डिटेल्स। अटेंड अ डिटेल शीट ऑफ नंबर ऑफ डेज और आवर्स वर्कड बाय ईच वर्कर इन केस ऑफ टाइम बेस्ड पेमेंट एंड यूनिट्स ऑफ और परसेंटेज ऑफ वर्क in case of piece rate as reflected by the timekeeping methods are sent to the payroll department by the timekeeping department. Further, payroll department with the help of timekeeping department time booking records calculate any further incentives such as overtime payment bonus to be paid to the employees.
ठीक है। अब एम्प्लॉय को जो सैलरी है वो दो बेसिस पे हो सकती है, एक तो टाइम के बेसिस पे हो सकती है कि कितना देर वो फैक्ट्री में आके काम करता है, या फिर दूसरा आउटपुट के बेसिस पे होता है कि भाई हम बनाते हैं पेन, एक पेन बनाने के तुझे 2 रुपये मिलेंगे। अब वो एम्प्लॉय बनाता है 1000 पेन तो उसे मिलेंगे 2000 रुपीज़, ठीक है, तो उसे मिलेंगे 2000। एक तो ऐसा हो सकता है, या टाइम में हो सकता है कि एक दिन का सैलरी है 100 रुपीज़, तो 10 डेज़ आया तो तुझे तू 20 डेज़ काम किया तो तुझे मिलेंगे 2000, 20 डेज़ काम किया तो तुझे मिलेंगे 2000, ठीक है। तो ये दो अलग अलग मेथड होती है, एक टाइम के बेसिस पे पेमेंट होता है और एक आउटपुट के बेसिस पे। ये दोनों भी मेथड्स आगे डिटेल में है। तो ये जो टाइम कितना काम किया ये कौन बताएगा हमें? टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। आउटपुट कितना निकला ये कैसे हमें पता चलेगा? वही टाइम कीपिंग या टाइम बुकिंग डिपार्टमेंट बताएगा कि इस इंसान ने, मिस्टर एक्स ने इतना इतना आउटपुट दिया है। और ये डेटा कहाँ जाता है? ये डेटा कहाँ जाता है? पेरोल डिपार्टमेंट के पास। ये डेटा जाता है पेरोल डिपार्टमेंट के पास। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड अदर डिटेल्स। एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है? लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ और उनसे रिलेटेड सारी डिटेल्स, जैसे कि इसका पीएफ कितना कटना है, इसका ईएमआई कितना कटना है, ईएसआई से कितना कटना है, टीडीएस कितना कटना है, ये सारा डेटा एचआर डिपार्टमेंट देता है पेरोल डिपार्टमेंट को। ये आपको एक बार थ्योरी पढ़ लेनी है। कंप्यूटेशंस ऑफ वेजेस एंड अदर इंसेंटिव्स। इस मेथड से एम्प्लॉय के वेजेस और इंसेंटिव्स कैलकुलेट होते हैं। जैसे कि कभी कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम काम कर लेता है तो ओवर टाइम का प्रीमियम भी पे होगा, या उसकी इफ़िशियंसी जो हमारा स्टैंडर्ड सेट था, हमारे स्टैंडर्ड से ज़्यादा प्रोडक्शन करके दे रहा है तो हम उसे इंसेंटिव्स देते हैं। हम उसे क्या देते हैं? इंसेंटिव्स। तो इंसेंटिव्स का कैलकुलेशंस भी कौन करता है? पेरोल डिपार्टमेंट करता है। और फिर बाद में पेमेंट टू एम्प्लॉयज़ जो भी सैलरी आता है वो एम्प्लॉयज़ को देते हैं, और जो डिडक्ट किया हमने वो स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज़ को दे देते हैं। तो सिंपल प्रोसीजर था पेरोल प्रोसीजर। आपको ये थ्योरी एक बार पढ़ लेना है। कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए। द फॉलोइंग आर जनरली डिडक्टेड फ्रॉम पेरोल। पेरोल में से सर क्या क्या डिडक्ट होता है? एक होता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड इज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी वेजेस ऑफ द कंसर्न एम्प्लॉयज़। ठीक है, जो एम्प्लॉय को हम सैलरी देते हैं उस सैलरी में से एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड डिडक्ट होता है, प्रोविडेंट फंड डिडक्ट होता है, और हम डिडक्ट करके ईपीएफओ में भरते हैं वो पैसा, पीएफ में। ठीक है, ये आपको पीएफ ईपीएफ क्या होता है डिटेल में डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स के पेपर में समझ में आएगा। ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ये भी स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम होता है। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू, इसमें जैसे कि पीएफ होता है, पीएफ में क्या होता है कि एम्प्लॉयर भी अपना कंट्रीब्यूशन करता है और उतना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करता है। ठीक है, जैसे कि मिहिर हमारा एम्प्लॉय है, मिहिर का पीएफ भर रहा है, एम्प्लॉय 1000 भर रहा है, तो एम्प्लॉयर भी खुद के पॉकेट से 1000 भरेगा। ठीक है, तो मतलब ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है ये तो एडिशनल हो गया। ठीक है, और हमारी सैलरी में से कौन सा डिडक्ट हो रहा है? जैसे कि मिहिर का सैलरी है 25,000, हम मिहिर को 25,000 देने वाले थे। 25,000 में से, अच्छा 24,000 में से हम ये 1,000 डिडक्ट करेंगे और मिहिर को देंगे 24,000, और ये 1,000 हम भरेंगे पीएफ में। ठीक है, और जितना मिहिर के सैलरी से डिडक्ट करके भर रहा है उतना ही हम हमारे पॉकेट से भी भरेंगे। तो इफ़ेक्टिव सैलरी मिहिर का हो जाता है 26,000। तो ये डिटेल में आपको इनकम टैक्स के पेपर में समझ में आएगा। ठीक उसी तरह होता है ईएसआईसी। ठीक है, अब देखेंगे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस। ये भी आपको इनकम टैक्स के पेपर में समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। मान लेते हैं कि आपकी इनकम होती है 3 लाख रुपीज़, सैलरी इनकम है आपकी 3 लाख रुपीज़, और आपके डिडक्शंस वगैरह सब काट फूट के, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी इनकम है समझ लो 5 लाख रुपीज़, और जो भी आपके डिडक्शंस होते हैं एटीसी एटीडी वगैरह के वो काट फूट के आपको टैक्स हो रहा है, आपका टैक्स आ रहा है 24,000, आपका टैक्स आने वाला है 24,000। तो टैक्स भरना कब होता है? जब हम आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तब। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ईयर ख़त्म होने का और आईटीआर फाइल होने का इंतज़ार नहीं करती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? जब जब हमें इनकम रिसीव्ड होती है तब तक ये टैक्स डिडक्ट कर लेती है। आप 24,000 टैक्स हमको साल ख़त्म होने के बाद देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का स्कीम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हमें जिस सोर्स से इनकम हो रही है उसी सोर्स पे हमारा इनकम में से टैक्स काट लेते हैं। तो जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो उस पर से टैक्स काट लेता है, टीडीएस काट लेता है। तो जैसे कि इसका मिहिर का टैक्स आने वाला है 24,000 फॉर एग्जांपल,
तो हम क्या करेंगे, हर महीने की सैलरी में से 2,000 डिडक्ट करते जाएंगे, और 2,000 किसे देंगे हम, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो और बचा हुआ किसे देंगे, जैसे कि 25,000 में से 1,000 का पीएफ कट गया, मिहिर को मिला 24,000, उसमें से 2,000 और डिडक्ट कर दिया हमने काय के, टीडीएस के, 2,000 और डिडक्ट कर दिए हमने टीडीएस के, तो मिहिर को मिलेगा 24,000। टीडीएस कहाँ जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। पीएफ कहाँ जाएगा, पीएफओ के पास। ओके, उसी तरह होता है प्रोफेशनल टैक्स, ये भी ये एक स्टेट लेवल का टैक्स होता है फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस या प्रोफेशन या सर्विस। हम कोई बिजनेस में है या प्रोफेशन में है या सर्विस में है तो हम ये प्रोफेशनल टैक्स भरते हैं। तो ये प्रोफेशनल टैक्स भी हम एम्प्लॉय के सैलरी में से डिडक्ट करते हैं। प्रोफेशनल टैक्स कितना भरना होता है हमें, एक साल में 2,500 का हमें 2,500 का हमें प्रोफेशनल टैक्स भरना होता है। मंथली हम 200 डिडक्ट करते हैं और फरवरी के मंथ में हम 300 डिडक्ट करके भर देते हैं। तो ऐसा कुल मिला के 2,500 हो जाता है वो। अदर डिडक्शंस, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इफ़ एन एम्प्लॉय सो डिज़ायर में कंट्रीब्यूट ओवर एंड अबव द कंट्रीब्यूशन पेएबल बाय द एम्प्लॉयर। कई बार क्या होता है कि जैसे कि मिहिर का डिसाइड हुआ कि 1,000 का पीएफ आ रहा है, लेकिन मिहिर बोलता है नहीं मुझे 1,000 नहीं, मुझे 2,000 साइड में रखना है, ठीक है, मुझे 2,000 मेरे फ्यूचर के लिए जमा करना है। तो मिहिर के सैलरी में से हम 1,000 की जगह 2,000 डिडक्ट करेंगे। एम्प्लॉयर तो उसका जितना कंट्रीब्यूशन है उतना ही देगा, कोई भला ज़्यादा क्यों देगा, 1,000 ही देगा वो। मिहिर चाहे तो खुद का कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकता है, क्योंकि ये पीएफ अल्टीमेटली है कि इसका मिहिर का ही है, रिटायरमेंट पे मिलता है वो पैसा। Contribution to any benevolent fund, an employee may contribute to any benevolent fund voluntarily by putting a request to the payroll department। कोई फंड्स आते हैं जैसे कोविड फंड आया या कोई ऐसे फंड्स आते हैं तो उसमें एम्प्लॉय खुद की तरफ से डिडक्ट कर सकता है, डिपॉजिट्स कर सकता है। लोन डिडक्शन, इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एनी लोन टेकन बाय द एम्प्लॉय, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अगर एम्प्लॉय कहीं से लोन लेता है तो लोन की इंस्टॉलमेंट्स भी हमारी सैलरी में से डायरेक्टली डिडक्ट हो सकती है और बैंक में पेमेंट हो सकता है। अदर एडवांसेस एंड ड्यूज, अदर एडवांसेस लाइक फेस्टिवल एडवांसेस एंड अनएडजस्टेड एडवांसेस टेकन, जैसे कि क्या होता है कि हमारे एम्प्लॉय को कभी लोन की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम सैलरी कैसे ले लेता है, एडवांस में सैलरी ले लेता है, ठीक है। अब जो एडवांस में हमने उसे सैलरी दी है वो आने वाले मंथ्स की सैलरी में से डिडक्ट होंगी, है ना, आने वाले मंथ्स की सैलरी में से डिडक्ट होंगी, तो ये भी हम डिडक्ट करके ही सैलरी पे करते हैं।